नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रेट सी टेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर 30 के बारे में। और इसमें हम आज कक्षा 9 की आरबीएससी एनसीईआरटी के पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उनसे संबंधित मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के मॉडल पेपर देखने के लिए दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पे प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले के 29 मॉडल पेपर भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 14 यानी 14। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो द्रव्यमान संख्या 27 दे रखी है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 दे रखी है। तो जिस प्रकार से एक ये सूत्र होता है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ए माइनस जेड ये होता है, जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है और ए जो है द्रव्यमान संख्या होती है। अब हमें प्रश्न में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 14 बराबर ए का मान जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 27 माइनस जेड। तो यहाँ से अगर हम जेड का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें 13 मिलेगा। और 13 जो होता है दोस्तों वो जो परमाणु क्रमांक होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। और ये प्रश्न में कह रहा है कि उस पे जो आवेश होगा आयन पर वो 3 धन आवेश यानी +3 होगा। तो 13 में से 3 हमें हटा देने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर +3 आवेश उस पर आता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो Al+3 जो आयन होगा यानी कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड और 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो निम्नलिखित में से किसमें क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण दिया गया है? तो इसमें ए ऑप्शन 329, 392, 308, बी ऑप्शन 308, 329, 391, सी ऑप्शन 306, 329, 391 और डी ऑप्शन 308, 329, 392। तो दोस्तों इसमें जो सारी वैल्यूज़ दे रखी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखी है और ये हमें केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो जब भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो जैसे 35 अगर हम 273 में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 308 केल्विन। इसी तरीके से 56 अगर हम जोड़ते हैं 273 में तो हमें मिलेगा 329 केल्विन। और अगर 118 हम 273 में जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 391 केल्विन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है? प्रश्न में नहीं पूछा है जो परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है, ये इसमें पूछा गया है। और अगर हम इसमें देखें फर्स्ट जो चित्र इसमें दे रखा है ये वाला, तो इसमें देखो बीच में नाभिक है और n बराबर 1, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 5 है। 8 तक इसमें अधिकतम आ सकते हैं। इनका जो क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का वो इस तरीके से होता है 2, 8, 18, 18, 32 इस तरीके से चलता जाता है ये 2, 8, 18, 18, 32। अब इसमें हम सेकंड चित्र में अगर हम देखें तो इसमें n बराबर 1 में ही 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, यानी कि ये सही प्रदर्शन नहीं है बोर मॉडल का। थर्ड चित्र को अगर हम देखते हैं तो थर्ड चित्र में जो है n बराबर 1 जो कोश है K कोश, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है यानी सही है। और n बराबर 2 अगर हम देखें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है यानी थर्ड चित्र भी सही निरूपण कर रहा है बोर मॉडल का। फोर्थ चित्र को हम देखें तो n बराबर 1 यानी कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और L कोश को अगर हम देखें गिने इलेक्ट्रॉन इसमें तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ये भी सही निरूपण नहीं कर रहा है। वो हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन है सेकंड व थर्ड, बी ऑप्शन है फर्स्ट व फोर्थ, सी ऑप्शन है फर्स्ट व सेकंड और डी ऑप्शन है
सेकंड व फोर्थ। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ जो है सही निरूपण नहीं कर रहे हैं, सही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बोर मॉडल का, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है अमोनिया, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अमोनिया होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जिसका सूत्र होता है NH3। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 ये भी होती है, और मेथेन जो होती है CH4 होती है, और इसी तरीके से जो N2 होती है उसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये तो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती है, लेकिन जो अमोनिया होती है NH3 वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाला तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन है कैल्शियम यानी Ca, बी ऑप्शन है K यानी पोटेशियम, सी ऑप्शन है Cu यानी कॉपर और डी ऑप्शन है Na यानी सोडियम। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर जो होता है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, क्योंकि कॉपर जो है वो +1 में भी पाया जाता है और +2 में भी पाया जाता है। दो तरह की ये आवेश दर्शाता है, इसलिए ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। इसके अलावा Na की बात करें तो Na हमेशा +1 होता है केमिस्ट्री में, K भी जो होता है +1 होता है ऑलवेज, और कैल्शियम जो होता है Ca वो हमेशा +2 आवेश दर्शाता है। एक ही तरह का आवेश दर्शाते हैं ये तीनों तत्व, इसलिए ये परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दर्शाते। इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कॉपर, क्योंकि ये दो प्रकार की संयोजकताएं या आवेश दर्शा रहा है +1 और +2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतःप्रदवी जालिका से नहीं है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है, बी ऑप्शन है यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है, सी ऑप्शन है यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, और डी ऑप्शन है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। यह अंतःप्रदवी जालिका से संबंधित नहीं है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन का कार्य या पावर हाउस जो होता है कोशिका का वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अंतःप्रदवी जालिका से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का रसोई कहा जाता है। रसोई घर जो होता है कोशिका का वो कौन सा होता है। ए ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, बी ऑप्शन है हरित लवक, सी ऑप्शन है अंतःप्रदवी जालिका और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा हरित लवक, यानी कि प्लास्टिड जो होते हैं हरित लवक, इन्हें ही कोशिका की रसोई कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तने की परिधि निम्न के कारण बनती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से विभेद्युतक के कारण तने की परिधि बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ए ऑप्शन है पार्श्व विभेद्युतक, बी ऑप्शन है ऊर्ध्व विभेद्युतक, सी ऑप्शन है शीर्षस्थ विभेद्युतक और डी ऑप्शन है अंतर्विष्ट विभेद्युतक। तो यहाँ पर जो है वस्तु वो ए ऑप्शन आ जाएगा। जो पार्श्व विभेद्युतक होगा उसके कारण ही तने की जो परिधि है वो बढ़ती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पार्श्व विभेद्युतक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन है उपास्थि में, बी ऑप्शन है अस्थियों में, सी ऑप्शन है रुधिर में और डी ऑप्शन है पेशियों में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पेशियां होती है हमारी मसल्स, उसके अंदर ही क्या होता है, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मरुस्थलीय पादपों में जलहांस की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है। ए ऑप्शन है सुबेरिन, बी ऑप्शन है उपत्वचा, सी ऑप्शन है स्टोमेटा यानी कि रंध्र और डी ऑप्शन है लिग्निन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उपत्वचा होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटिकल, इस उपत्वचा के कारण ही मरुस्थलीय पादपों में जलहांस की दर में कमी आ जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपत्वचा, बी ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान
ए ऑप्शन है ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, बी ऑप्शन है ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, सी ऑप्शन है ध्रुवों व विषुवत वृत्त पर समान होता है, और डी ऑप्शन विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो विषुवत वृत्त पर न्यूनतम पाया जाता है और ध्रुवों पर अधिकतम। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ये प्रश्न दोस्तों रीट परीक्षा में 2 बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन है 10⁵ बी ऑप्शन है 10⁶, सी ऑप्शन है 10⁴ और डी ऑप्शन है 10⁻3। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है दोस्तों, 10⁵ डाइन। ये इसका सही उत्तर होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ए ऑप्शन है प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है, बी ऑप्शन है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, सी ऑप्शन है प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि प्रेशर कुकर में के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 2 प्रकार की चीज़ें हमें दिख रही है यहाँ पर, 2 चीज़ें दे रखी है, उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। ए ऑप्शन है लाउड स्पीकर, जो क्या करता है इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, बी ऑप्शन डायनामो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, सी ऑप्शन माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, और डी ऑप्शन सितार यानी ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। तो सही जो सुमेलित नहीं है उसका हमें इसमें देखना है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सितार। इसमें दे रखा है कि सितार जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये सही बात नहीं है, सही से सुमेलित नहीं है, क्योंकि सितार ऐसा नहीं करता है। जबकि लाउड स्पीकर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है का उत्तर जो होगा डी होगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। तो इसमें 4 तरह के ग्राफ हमें दे रखे हैं दोस्तों। दूरी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है, दूरी और समय के बीच ये ग्राफ है, इस तरीके से ये ग्राफ दे रखा है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो सरल रेखा वाला जो ग्राफ है यही जो है एक समान गति का सही निरूपण को बताता है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए। कॉलम 1 में हमें बहुलक दे रखे हैं और कॉलम 2 के अंदर हमें एकलक दे रखा है। कॉलम 1 में बहुलक है, ए में PAN है, बी में प्राकृतिक रबड़ है, और सी में नायलॉन है, और डी में PVC है। और कॉलम 2 में क्लोरोएथीन, कैप्रोलेक्टम, आइसोप्रीन और एक्रिलोनाइट्राइल दे रखा है। तो दोस्तों इसमें जो ए वाला है PAN, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका जो एकलक होगा वो नंबर 4 होगा, एक्रिलोनाइट्राइल, यानी ए वाले का जो मिलान होगा 4 से होगा। फिर हम बी देखें, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है किसका दोस्तों, आइसोप्रीन का। तो इसका जो मिलान होगा वो किससे हो जाएगा, हमारा आइसोप्रीन से हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें दे रखा है वो है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 जो होता है वो नायलॉन 6 का जो एकलक होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम जो एकलक है वो किसका है, नायलॉन 6 का एकलक होता है कैप्रोलेक्टम। और लास्ट हम देखें PVC, तो PVC का जो एकलक होगा वो होगा क्लोरोएथीन।
तो इस तरीके से हम जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए का मिलान हमने 4 से किया, बी का मिलान जो है हमने आइसोप्रीन से किया यानी 3 से, और नाइलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम से। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन के ए का जो मिलान होगा 4 से होगा, बी का मिलान जो है 3 से होगा, सी का मिलान 2 से होगा और डी का मिलान जो है 1 से होगा। क्लोरोएथीन पीवीसी का जो है 1 लाख होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया, इसमें 4 तरह के कथन हमें दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। सेकंड कथन है नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है। तीसरा कथन है नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और चौथा कथन है परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो इसमें पूछा है उन 4 कथनों में से कौन से कथन सही है। ए ऑप्शन है थर्ड व फोर्थ, बी ऑप्शन है फर्स्ट व फोर्थ, सी ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड और डी ऑप्शन है सेकंड व फोर्थ। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेकंड कथन है नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, ये भी सही कथन है रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के तहत। और चौथा जो कथन है परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी सही कथन है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड व फोर्थ कथन सही होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन संसारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है और डी ऑप्शन संसारण तथा यह एक भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लोहे पर जंग लगना जो होता है, वस्तु पे जंग लग जाता है तो उसको संसारण बोलते हैं। उस प्रोसेस का जो नाम है वो संसारण होता है और ये केवल एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, संसारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी किसी जो गैसीय परमाणु है विलगित अवस्था में, उसके बाह्यतम कोश से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत ऋणता, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, सी ऑप्शन है आयनन ऊर्जा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयनन ऊर्जा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न घटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ए ऑप्शन है वाष्पन गैसों का संपीड़न विलेयता, बी ऑप्शन है वाष्पन विलेयता विसरण और गैसों का संपीड़न, सी ऑप्शन है विसरण वाष्पन और गैसों का संपीड़न और डी ऑप्शन है वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार। तो ताप बढ़ाने पर क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़ेगी, तो हम इसमें देखें तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ता है, विसरण बढ़ता है और गैसों का प्रसार बढ़ता है। अन्य ऑप्शन के अंदर विलेयता आ रही है और गैसों का संपीड़न आ रहा है जो कि ताप बढ़ाने पर घटते हैं, इसलिए यहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा ये प्रश्न के अंदर पूछा गया था। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वाष्पन विसरण और गैसों का जो प्रसार है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है, जो काम ये नहीं करती है। ए ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, बी ऑप्शन है जल संवहन, सी ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव और डी ऑप्शन है गैसीय विनिमय। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल संवहन का कार्य जो है एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा नहीं करती है, बाकी ये वाष्पोत्सर्जन से संबंधित भी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करती है और गैसीय विनिमय का कार्य करती है, लेकिन जल संवहन का कार्य बाह्य त्वचा नहीं करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील पाँव यानी कि सलीपद रोग, फील पाँव रोग, सलीपद रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है यकृत प्रणापकर्मी, बी ऑप्शन है प्लेनेरियन प्राणी, सी ऑप्शन है पिनकर्मी और डी ऑप्शन है वूचेरेरिया। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वूचेरेरिया होता है उसके द्वारा ही फील पाँव रोग यानी हाथी पाँव रोग, सलीपद रोग होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वूचेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, डेड सेल्स किस में पाई जाती है।
ए ऑप्शन है उपकला ऊतक, बी ऑप्शन है स्थूल कोणोतक, सी ऑप्शन है मृदु ऊतक और डी ऑप्शन है दृढ़ ऊतक। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दृढ़ ऊतक होता है, दृढ़ ऊतक इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। दृढ़ ऊतक जो होता है उसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका विभाजन की अंतरा अवस्था की प्रावस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? ए ऑप्शन है G2S G1, बी ऑप्शन है G1 S G2, सी ऑप्शन है G1 G2 S और डी ऑप्शन है S G1 G2। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले G1 अवस्था आती है, फिर आती है S अवस्था और उसके बाद आती है G2 अवस्था यानी प्रावस्था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, G1 उसके बाद S अवस्था और उसके बाद G2। यही कोशिका चक्र की अंतरावस्था की प्रावस्थाओं का सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरियोटेलिक उत्सर्जन किसमें पाया जाता है? यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कौन से जंतु हैं? ए ऑप्शन है मछली व सर्प में, बी ऑप्शन है अमीबा व मेंढक में, सी ऑप्शन है मानव व मेंढक में और डी ऑप्शन है पक्षी व मछली में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव और जो मेंढक होते हैं उनके अंदर यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है, मानव व मेंढक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उस पर 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी ऑप्शन है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो सूत्र रहेगा दोस्तों वो लगेगा F = ma। तो इसमें a त्वरण होता है, m जो है द्रव्यमान होता है और f बल होता है। तो यहाँ पर a का मान पूछा है तो a बराबर हम लिख देंगे F/m। F/m अगर इसमें करते हैं हम तो f का मान इसमें प्रश्न में 15 दे रखा है, 15 न्यूटन, और द्रव्यमान का मान दे रखा है 5 न्यूटन, यानी 15/5 होगा और 5 से 3 बार काट देंगे इसको, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान, जी यहाँ कैपिटल जी है यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये। ए ऑप्शन है केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन है पृथ्वी की द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर नहीं करता है, डी ऑप्शन है केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल जी होता है, ये एक नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बांध के संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो संग्रहित जल होता है बांध का, ए ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा और डी ऑप्शन है कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो जो संग्रहित जल है बांध का उसमें पाई जाती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर पाई जाती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? जो क्षीण ध्वनि है उसको प्रबल ध्वनि में बदलना है। ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, सी ऑप्शन है आवृत्ति और डी ऑप्शन है आयाम। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयाम जो होगा इसमें हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी क्या हो सकता है जो क्षीण ध्वनि होगी वो प्रबल ध्वनि में परिवर्तित हो पाएगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आयाम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा या कौन से यौगिक आयनिक नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं ये शब्द आ रहा है। ए ऑप्शन है KCl, फर्स्ट जो दे रखा है इसमें यौगिक वो दे रखा है KCl, सेकंड यौगिक HCl, थर्ड यौगिक CCl4 और फोर्थ यौगिक NaCl। फिर नीचे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है फर्स्ट व थर्ड, बी ऑप्शन है फर्स्ट व सेकंड, सी ऑप्शन है सेकंड व थर्ड और डी ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को देखें KCl को तो K+ और Cl- यानी कि इसमें आयनिक
बंद पाया जाता है, ये आयनिक यौगिक होता है क्योंकि इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर अधिक पाया जाता है। सेकंड जो है HCl, ये सहसंयोजक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक नहीं है। और थर्ड जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सहसंयोजक यौगिक होता है। लेकिन जो फोर्थ यौगिक है वो NaCl है, और NaCl जो है आयनिक बंद पाया जाता है इसके अंदर, इसलिए ये आयनिक यौगिक होता है। प्रश्न में पूछा गया है कौन से आयनिक यौगिक नहीं है, तो यहाँ पर जो सेकंड व थर्ड है यानी कि HCl और CCl4 ये आयनिक यौगिक नहीं होते हैं, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड व थर्ड यानी HCl व CCl4 आयनिक यौगिक नहीं है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने L2 साइंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों।